अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मशरक़ी वस्ता की सिचुएशन जिसमें इसराइल हमले कर चुका था ईरान पर, जिसके बाद ईरान की जानिब से कहा गया था कि वो बदला लेगा, दर्दनाक इंतकाम और सुर्ख परचम लहरा दिए गए थे ईरान में, जिसके बाद ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, जिसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। इसराइल की जानिब से बाकायदा तस्दीक तो नहीं की जा रही, लेकिन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये नाम रखा गया ईरान की जानिब से इस ऑपरेशन का, और बाकायदा पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है उस पर फुटेजेस शेयर की जा रही हैं जो अटैक किए गए ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए। तो सिर साहब, अब ईरान ने जवाब दे दिया है और साथ ही ये कहा है कि अगर हमारे पास दिफा की सलाहियत ना होती तो इसराइल रोज़ हम पर बमबारी करता। अब इसके बाद दुनिया सोच रही है कि मामला अब किधर जाएगा। क्या वाकई इसराइल सरप्राइज हुआ, उसने ईरान की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया था? क्या ईरान ने इस अटैक से अपने टारगेट्स अचीव कर लिए? तो इसका मतलब है इसराइली डिफेंस सिस्टम नाकारा हो गया, नाकाम हो गया। इसे पर्ल हार्बर मूवमेंट कहा जा रहा है इसराइल में, वाकई ऐसा है? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि ये पर्ल हार्बर मूवमेंट है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी वन साइडेड ही हैं कि कितना डैमेज हुआ या डिस्ट्रक्शन हुई है। अलबत्ता ये कंफर्म्ड है कि बहुत सी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं दे हैव गॉट थ्रू। अब देखिए ना, कोई आसान काम तो नहीं था ना। सबसे पहले जब मिसाइल्स ईरान से चलती हैं तो सबसे पहले उनको कन्फ्रंट किया जाता है इन साइप्रस, जहाँ ब्रिटिश बेसिस हैं। फिर उसके आगे इराक में अमेरिकन बेसिस हैं जी। फिर जॉर्डन, फिर सीरिया एंड जॉर्डन। तो मतलब इवेंचुअली ये 4 बहुत बड़े हर्डल्स क्रॉस करके जहां लगे हुए हैं उसको शूट डाउन करने के सारे जो एलाइड फोर्सेस हैं जो इसराइल का साथ दे रही, उसके बाद आप पहुंचते हैं टू द इजरायली टेरिटरी ऑफ स्पेस। वहां जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि देयर इज 4 लेवल ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। उस एक तो वो है जो 4000 के लेवल पे है माइल्स, इट्स द एरो 3। फिर कोई 3000 2500 एरो 2 है। उसके बाद फिर वो डेविड स्लिंग है जी, जो कि 300 के करीब के माइल्स पे है। उसके बाद फिर वो डोम है। तो मतलब है ये 4 लेवल्स को आफ्टर 4 कंट्रीज जहां एलाइड फोर्सेस लगी हुई हैं उनको गिराने में, जहाज लगे हुए हैं, मिसाइल्स लगी हुई हैं, और फिर वो मिसाइल्स जो है दे गेट थ्रू। तो मेरा ख्याल है लेवल ऑफ सक्सेस इतना ज्यादा नहीं होगा। जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने अप टू 3000 बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक पाइल की हुई हैं। अब अगर हाउ मेनी विल इवेंचुअली गेट थ्रू और कैसे, वी डोंट नो। अलबत्ता ये जरूर है कि पहली दफा टारगेट्स तेल अवीव में हो रहे हैं और मिलिट्री एंड सिविलियन टारगेट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक CNN की रिपोर्ट देख रहा था कि जो हेडक्वार्टर्स ऑफ द IDF है, डिफेंस मिनिस्ट्री, वहां भी वन ऑफ द मिसाइल्स हिट इट। सो मतलब है कि डैमेज तो हुआ है। किस लेवल पे हुआ है, क्या इज इट क्रिपलिंग और इज इट नॉट क्रिपलिंग, आई कांट से राइट नाउ। ये तो आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट्स आएंगी तो विल नो। इसी तरीके के साथ काउंटर अगर आप देखें तो काउंटर में भी आप ये देखें कि इजराइल ने जो अटैक किया, दे हैव बीन ऑन दी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। उसके 2 लेवल्स थे अटैक के। एक पहला लेवल था जो इजराइलीज ने बेस कैंप बनाया हुआ था तेहरान के करीब, वहां से जो उन्होंने ड्रोन्स और लॉन्च किए और जैमिंग काम किया टू जैम डिफेंस सिस्टम्स ऑफ ईरान and attack them with locally produced drones, जो कि वहीं से टेक ऑफ की थी। और उसको उस वक्त उन्होंने डैमेज किया ताकि जो इजरायली अटैक आ रही थी उसको इफेक्टिवली कॉम्बैट ना कर सकें। और उसके बाद एज यू नो दे सेंट इन देयर एयरक्राफ्ट, दे ओनली अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड सम मिलिट्री टारगेट्स। बट साथ साथ उन्होंने डोमेस्टिकली ऑन द ग्राउंड दे हैव आल्सो असैसिनेटेड टॉप इरानियन मिलिट्री लीडर्स। जिसका ये मतलब है कि ये काफी देर से ये प्लानिंग हो रही थी और इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस थे, मगर आई विल कम टू द कॉन्सिक्वेंसेस। सो कितना डैमेज इजराइल ने किया वो तो हमें नजर आ रहा है। मिलिट्री लीडरशिप हैज बीन नॉक्ड आउट बट रिप्लेस्ड बाय सेकंड लेवल, और ये काफी अरसे से ये असैसिनेशंस हो रहे हैं। एज यू नो, पहले रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का
कि लोगों को अटैक किया गया, असैसिनेट किया गया। ये पुरानी टैक्टिक्स हैं इसराइल की। आपने देखा हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी उन्होंने ये ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए लोगों को टारगेट करके असैसिनेट किया। और अब यहाँ भी इन्होंने ये किया है। तो पहले तो उन्होंने ईरान के जो डिफेंसेस थे उनको अटैक किया फ्रॉम विद इन ईरान। उसके बाद देन द जेट्स केम इन एंड द बॉम्बर्स केम इन। अब कितना डैमेज जो हुआ है वी डोंट नो, मगर जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो दो किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के दो मेजर न्यूक्लियर अंडरग्राउंड सेंटर्स हैं, एक नातंज और एक फोर्डा। वो जो है दोनों जो है दे आर, फोर्डा जो है वो तो एक पहाड़ के नीचे है एंड इट्स वेरी डीप। उसको तो डैमेज करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको अमेरिकन बीफ 2 बॉम्बर्स की जरूरत है और 30,000 kg के पेलोड की जरूरत है, जो कि इसराइल के पास नहीं है इस वक्त। अच्छा। इसराइल के पास 5,000 तक kg के वेपन्स हैं जो बम। दे आर ऑल्सो बंकर बस्टर्स बट नॉट, दे कैन नॉट पेनिट्रेट दीज 2 न्यूक्लियर साइट्स। जो नातंज है वहाँ वो ज्यादा डीप नहीं है, वो 150 फुट के करीब है। जो दूसरा है वो तो बहुत ज्यादा 300 से भी ज्यादा फुट के करीब है। तो इसलिए आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल, ऊपर से तो डैमेज जरूर हुआ होगा, जैसे एक अर्थक्वेक आती है नीचे तो वो तो हुआ होगा, बट मेरा ख्याल है वो इररेपरेबल नहीं है, वो उसको रिपेयर किया जा सकता है। अच्छा। सो मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को नॉकआउट नहीं किया। सेंट्रीफ्यूजेस जो बना रही हैं दे आर स्टिल, दे मस्ट बी ऑपरेटिव और दे मस्ट हैव स्टॉप्ड ऑपरेशन, वो फिर भी वापस आ जाए। तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा न्यूक्लियर को ज्यादा डैमेज किया है, वो फिर 6 महीने साल के अंदर ऑपरेटिव हो जाएंगे अगर ये चीज रुक जाती है तो। मगर इसराइल ने यही कहा कि दे विल कीप कमिंग बैक एंड कीप अटैकिंग दीज प्लेसेस। तो इसका मतलब है अभी और डैमेज करने का इम्कान है। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा कि वी विल कंटिन्यू फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी देर तो और चलेगा। बट मैं यहाँ से थोड़ा हट के कहीं और जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इस अटैक का वाज द एम टू नॉक आउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम जी, या कोई और एम था? सर सवाल ये उठ रहा है, सवाल यही उठ रहा है कि जैसे इराक में बहाना बनाया गया था मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का और अटैक किया गया था, इस तरह से यहाँ भी ये बहाना बनाया गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोताज करना चाहता है इसराइल और अपने लिए ख़तरा समझता है अपनी बका के लिए। इसमें किस हद तक इंतज़ामात में हकीकत है जो हमले का जवाब बने? आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। जो सारी एविडेंस है, जब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो काफ़ी सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। एक तो ये है कि नेतन्याहू एंड अदर एनालिस्ट वो रिकॉर्ड पे हैं जिन्होंने कहा था कि पहले ये लिबिया और सीरिया और लेबनान और हमास और हिजबुल्लाह और इनको हम ख़त्म करेंगे एंड देन फाइनली वी विल टर्न टू ईरान। अच्छा, अब बात यह है कि ईरान के अंदर क्या करेंगे? अब लेट मी आंसर वन क्वेश्चन कि ये न्यूक्लियर के ऊपर अटैक थी जो इजराइल कहता है कि हमें न्यूक्लियर से खतरा था इसलिए हमने ये अटैक किए। अभी हाल ही में गालबन मार्च के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फ्रॉम तुलसी गबार्ड, जो कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है जी। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस, सम एलिमेंट्स ऑफ कांग्रेस कमेटी, ये कहा है और ये चेक किया जा सकता है, मैंने खुद पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान इज नोवेयर नियर क्रिएटिंग बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब जी, और कोई इसी किस्म का इम्कान नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहे हैं या वो बनाएंगे। और यहाँ तक जो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अयतुल्ला खमेनी जो है, जब इन्होंने 2018 में जब बातचीत हो रही थी 18-20 में विद डोनाल्ड ट्रंप और वो ट्रीटी को चेंज करना चाह रहे थे, तो उस वक्त अमेरिका कन्विंस था कि एज लॉन्ग एज ये लीडरशिप जो है, इन्होंने इनरिचमेंट बंद की हुई है, इन्होंने बिल्कुल इनरिचमेंट नहीं की और कोई इरादा नहीं है ईरान की लीडरशिप का टू गो हेड एंड make nuclear weapons or to enrich uranium up to 90% bomb making level। और वो ये कह रहे थे कि इनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है ईरान का कि सैंक्शंस जो लगे हुए हैं ईरान के ऊपर उनको खत्म किया जाए और ताकि वो अपनी मईशत चला सके और अपने लोगों के लिए कुछ खुशहाली की बात करें। इतना अरसा हो गया कि दे आर अंडर स्ट्रेस।
और कोई किसी किस्म के इंडिकेशन नहीं थी कि आयतुल्लाह खमेनी जो हैं वो बम बनाना चाहते हैं या उन्होंने कोई धोखा देना है। वो अपनी एग्रीमेंट जो की थी ओबामा के साथ उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। और ये अमेरिकन थे जो कि थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने सैंक्शंस बढ़ाने के लिए, कम करना नहीं बढ़ाने के लिए ये सारा वो पुरानी एग्रीमेंट को खत्म कर दिया था। तो सारी इंडिकेशंस यही थी कि ईरान इज नॉट गोइंग अहेड विद मेकिंग द बॉम्ब, नॉर इज इट गोइंग अहेड एनरिचमेंट। ये सारा ड्रामा कि जी 60% तक एनरिचमेंट हो गई है, नए नए सेंट्रीफ्यूजेस लग रहे हैं, बड़ी इफिशिएंसी से काम हो रहा है, दिस वाज नॉनसेंस। और ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इसको तस्लीम भी किया था कि ईरान इज बैक्ड ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर थिंग। इस वक्त उनका स्ट्रेस इज ऑन सैंक्शंस, इसको खत्म किया जाए। और यहाँ जो था द ऑपोजिट कि सैंक्शंस बढ़ाए जाएं और प्रेशर डाला जाए। मतलब क्या ये सारी बात करने का मतलब ये कि इजराइल, अमेरिका एंड यूरोप आर नॉट वरीड अबाउट द न्यूक्लियर प्रॉब्लम। ये जैसे वो आपने भी खुद ही कहा, राइटली सो, कि सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगा के और इन्वेड कर लिया, इसी तरीके के साथ इल्जाम ईरान पे न्यूक्लियर का लगा के व्हाट दे रियली वांट इज रेजीम चेंज। यही वो इराक में भी चाहते थे और यही वो सीरिया में भी चाहते थे और यहाँ भी वो रेजीम चेंज चाहते हैं। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये रेजीम चेंज। अच्छा, अब क्यों रेजीम चेंज? अगर वो न्यूक्लियर भी नहीं बना रहे और अब हमास और हिजबुल्लाह भी खत्म हो गए हैं इन द सेंस ऑफ कि ईरान ने उनको भी सपोर्ट करना बंद कर दिया है या मजबूरी से, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर अगर हमास और हिजबुल्लाह भी टेक आउट हो गए हैं, सीरिया गिर गया है, इनके हाथ में आ गया है, ये दो बहुत बड़े आउटपोस्ट थे। सीरिया के जरिए भी बड़ी सपोर्ट मिल रही थी रेजिस्टेंस को, हिजबुल्लाह को और हमास को, और अब वो भी खत्म हो गई है, वो भी टेक ओवर कर लिया अमेरिका ने, और उधर हमास और हिजबुल्लाह को इन्होंने डेसिमेट कर दिया है या कुछ हद तक मतलब खत्म कर दिया है या एलिमिनेट कर दिया है या डिग्रेड कर दिया है, जो भी आप समझे। तो फिर ईरान के साथ इस वक्त ये करने की क्या जरूरत है? और मेरा ख्याल है यहाँ हमें एक और एंगल की तरफ जाना चाहिए। क्या? और वो एंगल मैं आपको बता दूं विच वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, कि क्या ये सारा ड्रामा जो हो रहा है जी, जिसके ऊपर ईरान के ऊपर फोकस है, क्या ये ईरान का मामला है या कोई और मामला है, या खेल आगे जो कि रेजीम, हाँ, जो कि अब आगे जाके आपको समझ आएगी वो क्या है। मैं एक स्पेकुलेशन करता हूँ थोड़ी सी, अगर आप इजाजत दें तो। जी। अच्छा, वो ये कि आपको पता है इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ा परेशान है, स्पेशली अमेरिका, कि ब्रिक्स जो है उनके हाथ से निकल रही है और चाइना और रशिया जो हैं दे आर क्रिएटिंग अ न्यू ब्लॉक, और उस ब्लॉक का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, इंपॉर्टेंट पार्ट इज ईरान। अमेरिका इज वरीड अबाउट द न्यू ब्लॉक दैट इज कमिंग ऑनलाइन, जो कंपटीशन में आएगा विद अमेरिका एंड द वेस्ट, विच इज ब्रिक्स। ब्रिक्स को इनलार्ज किया जा रहा है, अभी पाकिस्तान को भी उसमें डालने की कोशिश की जा रही है, वो क्या इनवाइट किया गया। और ब्रिक्स की लीडरशिप जो है इस वक्त 3 ममालिक के पास है, इंडिया के पास अब नहीं रही, अब चाइना, रशिया और ईरान के पास आ रही है। और वो जो पुरानी ब्रिक्स थी, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड सो ऑन, वो जो थी वो अब उसकी वो अहमियत नहीं रही, बहुत बड़ी इलाज हो रही है वो जी, और एक अलग एक ब्लॉक बनने जा रहा है जिसके अंदर अब सबसे ज्यादा खतरा चाइना से आ रहा है। तो अब चाइना और रशिया को तो ये टेक ऑन नहीं कर सकते, रशिया को तो इन्होंने यूक्रेन में फंसाया हुआ है और अब चाइना को ये फंसाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, ये जो टैरिफ वॉर्स है और ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। मगर इधर ईरान को दे हैव टारगेटेड ईरान। सो माय सेंस इज कि वी शुड लुक आउट फॉर अ बिगर स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस रेजीम चेंज इन ईरान, क्योंकि अगर वहां प्रो अमेरिकन रेजीम आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली ब्रिक्स जो है वो साबोटाज हो जाएगा, बिकॉज ईरान इज सिटिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड सो देयरफॉर दे कैन क्रिएट डिफिकल्टीज, और भी वहां फ्रंट्स खुल सकते हैं एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि वी शुड लुक आउट फॉर, वी शुड एक्सपोज दिस अटैक ऑन ईरान एज एक एक्सक्यूज कि जी आपने न्यूक्लियर वेपन की वजह से ये किया है, ये सारा ड्रामा है, कोई खतरा नहीं था,
आयतुल्लाह ख़ामेनी ने फैसला कर लिया था कि हम अपनी एनरिचमेंट रोक देंगे, एंड ही वाज फॉलोइंग द एग्रीमेंट विद ओबामा, एंड दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग देयर सैंक्शंस रिमूव्ड। उनके पैसे भी फंसे हुए हैं सैंक्शंस की वजह से, सख्त तकलीफ हो रही है ईरान को, उनकी स्पेशली द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है दिस इज द रियल रीजन बिहाइंड दिस अटैक बाय इजराइल। अगर इसको आप सामने रखें तो फिर आगे क्या होने जा रहा है, then you can maybe make some good predictions. और वो प्रेडिक्शन आप बहुत पहले कर चुके हैं, वो याद करवाना बहुत ज़रूरी है। 19 दिसंबर 2024 को क्या नक्शा खींचा था आपने? 225 जो है अगला साल, अच्छा, वो अमेरिका एंड इजराइल विल फोकस ऑन ईरान, दे विल फोकस ऑन रेजीम चेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, ओके, उनकी ये टारगेट है। अच्छा, और अगर इस टारगेट में वो कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली इन रेजीम चेंज, तो फिर मेरा ये असेसमेंट है कि इन 2026 इसराइल एंड अमेरिका विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान। तो दे विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अच्छा, ये याद दहानी इसलिए भी ज़रूरी थी कि ख्वाजा आसिफ ने भी ऐसी ही बात की है और वॉर्न किया है मुस्लिम उम्मा को। उनका बयान शामिल करते हैं। आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही, तो सबकी बारी आ जाए। इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करें जिससे जो है इजराइल का जो है मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जा सकता है। अच्छा, जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ था सेठी साहब, तो वो आपने प्रेडिक्शन की थी या तबसरा किया था, तज्जिया किया था कि सऊदी अरब पहले इस तरफ आएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ सकता है। लेकिन हमास के अटैक के बाद ना सिचुएशन बिल्कुल ही बदल चुकी है 180 डिग्री। अब जो बात आपने कही दिसंबर 2024 में और जो ख्वाजा आसिफ ने कल और आज बातें की हैं, हमारे व्यूवर्स हैं उमर फारूक बुरेवाला से और इसके अलावा 2 और व्यूवर्स हैं, उनके भी यही क्वेश्चंस हैं जो आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये रेला आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या पाकिस्तान की तरफ भी रुख करेगा और पाकिस्तान इसीलिए राब्ते कर रहा है, ईरान को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहा है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के होते हुए भी और अरब वर्ल्ड के खामोश होते हुए भी पाकिस्तान कह रहा है कि हम मुकम्मल हिमायत करेंगे। क्यों? नहीं, देखिए, मुकम्मल हिमायत तो पहले सारी दुनिया ही कर रही है एक्सेप्ट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो सीज फायर चाहते हैं और वो एस्केलेशन नहीं चाहते। उन्होंने जो करना था वो कर लिया, अब वो और इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते कि और ख़तरा ना हो जाए। कल को फिर ईरान जो है ये समझे कि अच्छा ये बात है तो हमने तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकी भी थी, अब और हम फिर शुरू कर देते हैं। और ये ना हो, क्योंकि ईरान सीरिया नहीं है, ईरान लेबनान नहीं है, ईरान इजिप्ट नहीं है, एंड सो देयरफॉर, और सबसे ज़्यादा इस वक्त ईरान की हिमायत चाइना और रशिया कर रहे हैं। दे आर वेरी सॉलिडली बिहाइंड ईरान। अभी मैंने सुना है कि रशियन स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अब आनी शुरू हो गई हैं कि रशिया को भी बात समझ आ रही है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, दिस इज नॉट ओनली अबाउट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, दिस इज समथिंग मोर। एंड आई थिंक अब आप देखेंगे कि चाइना एंड रशिया ज्यादा अग्रेसिवली बात करेंगे, एंड आई थिंक बिकॉज दे सी द थ्रेट दैट इज कमिंग। एंड आई थिंक ख्वाजा साहब ने जो बात की है मुस्लिम ममालिक की, देखिए ख्वाहिश तो बड़ी नेक है, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर ये जो नेशन स्टेट है ना 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी का फिनोमेनन, इसमें मजहब जो है डजंट प्ले अ पार्ट इन स्टेट पॉलिसी। सिर्फ जहां इनकलाब आया हो, इस्लामी इनकलाब आया हो, जैसे ईरान में आया, तो फिर यस इट प्लेज अ पार्ट, जैसे कि ईरान के अंदर इट हैज प्लेड अ पार्ट। जैसे कि सोवियत यूनियन के अंदर जब सोवियत इनकलाब आया था तो सोशलिस्ट थॉट को प्रमोट करने की बात, एक्सपोर्ट करने की बात आई, मगर मॉडर्न डे सोवियत यूनियन तो स्प्लिट हो गया ना, उसके बाद टूट गया। तो नाउ सोशलिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ रशिया। इसी तरीके के साथ चाइना बड़ा रियलिस्टिक हो गया और प्रैग्मेटिक हो गया, दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग रेवोल्यूशन। और ईरान ने भी आहिस्ता आहिस्ता was coming to a position where they would have stopped exporting revolution or Islamic revolution. तो इसलिए मेरा ख्याल है that was one of the reasons that they realized कि अब the Islamic government and revolution जो है वो उसमें से steam निकल रही है, भाप निकलनी शुरू हो गई है, because लोग तंग है वहाँ, and they have not been able to deliver, and the sanctions जो हैं they've hurt them very badly, और उनके जो proxies थे उनको one by one over a period of time
दे हैव बीन टेकन आउट और डिग्रेडेड। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से अब उस किस्म का खतरा नहीं था। अब मेरा ख्याल है बिगर गेम आ गई है। अब मुस्लिम ममालिक, जो ख्वाजा साहब ने बात की है, एज आई सेड, कायश तो बड़ी नेक है, बट दीज आर स्टेट्स। वो तो ना उनकी पॉपुलेशंस होंगी मुस्लिम, बट दे आर नॉट इस्लामिक स्टेट्स। दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग इस्लाम और एक्सपोर्टिंग रेवोल्यूशन। और उनके जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस है आर नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, दे आर बेस्ड ऑन सेक्युलर स्टेट इंटरेस्ट्स। दिस इज ऑलवेज द केस। तो अब इस ईरान का भी यही हो रहा था। से ईरान रिलेशनशिप विद पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन सेक्युलर इंटरेस्ट, ईरान वर्सेस पाकिस्तान। अदरवाइज तो फिर अगर एक ही किस्म के मुस्लिम या इस्लामिक इंटरेस्ट होते तो इतनी टेंशन भी ना होती। ईरान पाकिस्तान के अप एंड डाउन है ना रिलेशनशिप। वो समझते हैं कि हम अमेरिका के एजेंट हैं, हमें ट्रस्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि ये तो रेगुलर में इन्हें प्रैग्मेटिज्म भूल गए हैं एंड सो ऑन, एंड वी डोंट नो ये साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे। फिर ईरान के भी जो स्टेट टू स्टेट इंटरेस्ट है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ईरान ने चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के हवाले कर दी है, विच इज गोइंग टू बी कंपेटिटर ऑफ ग्वादर एंड ऑफ कराची। और इंडिया को एक एक्सेस मिल जाएगी इनटू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया इन कंपटीशन विद पाकिस्तान। तो जाहिर है वी वुड हैव बीन वेरी अपसेट कि ये आपने क्या किया। अगर उन्होंने अपने इंटरेस्ट देखे, उन्होंने इंडिया के हवाले कर दिए। इंडिया जो है वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है ऑन द वॉर, कंडेम किया है इंडिया की अटैक्स ऑन अस, बट एट द सेम टाइम इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो ठीक ठाक किस्म की। तो मतलब है दिस इज द वे इट हैपेंस। तो ये मुस्लिम ममालिक जो हैं, बड़ी गनीमत है कि ये OIC वाले जो हैं ये इकट्ठे हो गए हैं कंडेम करने के लिए। OIC ने तो आज तक सवाए लिप सर्विस के कश्मीर कॉज को भी नहीं तस्लीम किया, और ये पैलेस्टीनियन कॉज को भी सही तरीके से तस्लीम नहीं किया इन टर्म्स ऑफ गिविंग कॉन्क्रीट हेल्प। तो सो यू नो वो तो अब MBS जो हैं वो हटे हैं पीछे फ्रॉम द एब्राहम अकॉर्ड्स। अब वो लीड भी कर रहे हैं OIC को। अब थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आ रही है इनके अंदर, हालांकि दे वेरी क्लोज टू अमेरिका। अमेरिका के साथ सब कुछ चल रहा है इनका, मगर यहाँ आके वो इसराइल के खिलाफ तो पोजीशन लेंगे। मगर सो आई थिंक ये ख्वाहिश अच्छी है, मगर आप एक्सपेक्ट कुछ ना करें फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज कि उनकी रियासतें जो हैं वो यूनाइट होकर इसराइल के खिलाफ कोई एक महाज बनाएंगी या दे विल एंड अप फाइटिंग विद इसराइल। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। आप भी नहीं करेंगे और भी नहीं करेंगे। ये लिप सर्विस है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर दंदन आना, और ये अच्छी बात है, कम से कम ये तो होना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर। मगर क्या कोई कॉन्क्रीट हेल्प देंगे आप पैलेस्टीनियंस को? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ईरान का रिस्पांस और मुस्लिम दुनिया का रिस्पांस, इस पे तबसरा सेठी साहब ने किया। ज़ाहिर है इसका जायज़ा अमेरिका और इसराइल भी ले रहे होंगे। तो इसके बाद सिचुएशन स्टेज 2 में अगर जाती है तो क्या टॉक्स फर्दर जारी रहेंगी? जौहरी मुज़ाकरात जो अमेरिका के साथ होने हैं, बातचीत होनी है, या ईरान उनसे निकल जाएगा और इसराइल मज़ीद हमले करेगा? ब्रेक के बाद आके जवाब लेंगे। वेलकम बैक टू द शो। और अब स्टेटमेंट्स बहुत गहरी निगाह से देखी जा रही हैं। इसराइल की तरफ से आ रही हो या ईरान की तरफ से। और सेठी साहब, इसमें जो ईरानी वजारत ख़ारिजा है उन्होंने अमरीकी पॉलिसी को और मुज़ाकरात के हवाले से जो उन्हें तरगीब दी जा रही है उसको दोगली पॉलिसी का है कि एक तरफ आप इसराइल की मदद कर रहे हैं हमलों में और दूसरी तरफ आप हमें कह रहे हैं हमसे बात करें। सो फ्यूचर क्या है उन मुज़ाकरात का, जौहरी मुज़ाकरात का? क्या ईरान विड्रॉ कर जाएगा और इसराइल क्या फर्दर अटैक करेगा? क्योंकि ईरान कह रहा है कि एक बार फिर सख्त जवाब दिया जाएगा अगर इसराइल ने दोबारा एस्केलेशन की। देखिए ना, ये जो राउंड होने जा रहा था ये छठा राउंड था, और 5 राउंड्स के अंदर रत्ती भर प्रोग्रेस नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की मोहलत दी थी कि 60 दिन के अंदर अंदर ये कोई सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो हम फिर इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 61st डे को इसराइल ने अटैक कर दिया। इसका ये मतलब है कि इसराइल एंड अमेरिका इकट्ठे थे इस सब चीज के अंदर। 60 डेज में तैयारी करनी थी जो रह गई थी छोटी मोटी, टू डू वॉट एवर दे वांटेड टू डू। दे न्यू कि इनके डिमांड्स ऐसे हैं कि जी 3% पे आप ले आए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि कभी भी ईरान एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। सो इन्होंने डिलिबरेटली ये सारा कुछ किया। डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश थी कि ये धमकी के साथ शायद ईरान मान जाए, और अगर नहीं मानेगा तो उन्होंने आंख मार दी थी इसराइल को कि आप कर लीजिएगा। अभी जितने भी मैंने वेस्टर्न एनालिस्ट के तबसरे सुने हैं इंडिपेंडेंट लोगों के, सारे ये कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, फ्रांस भी फुली इन्वॉल्व था, इन इंफॉर्मेशन भी थी। और अभी आपने फ्रेंच
प्रेसिडेंट के बयान तो सुन ही लिए, ही इज वेरी प्रो इजराइल, और वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, वेरी अग्रेसिव, कि हम ये भी हेल्प करेंगे और ये भी करेंगे और वो भी करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और यूके जो है वो ऑफिशियली तो साइलेंट है, मगर रशिया ने जो इल्जाम लगाया यूके के ऊपर कि जी आपके साइप्रस बेस से भी आपके जहाज उड़े हैं और आपने मिसाइल्स को डाउन किया, ईरानियन मिसाइल्स को एंड सो ऑन, जिसकी रिस्पांस यूनाइटेड नेशंस में उनकी रिप्रेजेंटेटिव ने दिया है कि नो कॉल्ड इट नॉनसेंस, कि बिल्कुल रबिश है, नॉनसेंस है। मगर ये हो नहीं सकता कि MI5, MI6, SPU और मोसाद इनके पुराने तल्लुकात है, हर चीज में ताउन करते हैं, इंक्लूडिंग विद CIA। इट्स अ क्लोजली निट इंटेलिजेंस नेटवर्क, और ये हो नहीं सकता कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, ये इकट्ठे काम करती हैं। दे शेयर इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस, एंड ऑन दिस स्कोर मेरा ख्याल है दे वर ऑल ऑन बोर्ड टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। मेरा ख्याल है मेन जो थी वो तो CIA एंड मोसाद, बट मेरा ख्याल है ब्रिटिश एंड फ्रेंच इंटेलिजेंस आल्सो इन्वॉल्व्ड, एंड सो देयरफॉर सब अपने आप को कह रहे हैं हम तो कुछ नहीं, हमने तो किया कुछ नहीं। वो इसीलिए बिकॉज नाउ दे वांट टू मूव ऑन एंड ट्राई एंड नेगोशिएट वंस, स्टार्ट नेगोशिएटिंग वंस अगेन। और ईरान ने ये कह दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट। मेरा ख्याल है चाइना और रशिया प्रेशर डालेंगे, अच्छा, यूनाइटेड नेशंस में भी और एल्सवेयर भी, ईरान के ऊपर भी और इजराइल के ऊपर भी और अमेरिका के ऊपर भी, कि ये वॉर को खत्म किया जाए और सम नेगोशिएशन शुड टेक प्लेस। बट क्या रेजीम चेंज, मेरा ख्याल है बोथ चाइना एंड रशिया विल रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू चेंज, टू डू रेजीम चेंज इन ईरान। सो आगे देखना है कि इनका फॉल बैक पोजिशन क्या है, इजराइल की और अमेरिका की। आपने देख ही लिया कि अमेरिका ने फिर अपना एक मोहरा बाहर निकाल लिया है, रजा शाह पहलवी का बेटा, उसको निकाल लिया है, और अभी आपने देखा कि वो फिर से एक नुमाया होना होगी शुरू हो गए हैं, और अभी वो इजराइल पहुंच गए थे और नेतन्याहू के साथ बैठे हुए थे। तो वही है रेजीम चेंज, किसी तरीके से हम रॉयल्टी, जो पुरानी रॉयल्टी है उसको वापस रीइंस्टॉल किया जाए ईरान के अंदर, ताकि इट बिकम्स अ प्रो अमेरिका रेजीम। मगर मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरानियन पब्लिक जितनी भी वो इस ईरानियन रेजीम के खिलाफ थी, इस वक्त वो एक नेशनलिज्म इतनी स्ट्रांग है कि नफरत इतनी है अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ इन द वेस्ट, कि इट इज नॉट लाइकली टू हैपन। और अगर पॉसिबल भी किसी स्टेज पे हुआ, बिकॉज वी कैन नॉट रूल आउट मोर असैसिनेशंस एंड स्पेशली ऑफ सिविलियन लीडर्स, मैं समझता हूँ अगर इजराइल बेस बना सकता था ईरान के अंदर और वहां से ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इजराइल का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उन्होंने हमास को और हिजबुल्लाह को भी ह्यूमन इंटेलिजेंस तरीके के साथ अंडरमाइन किया है, अंदर उनके लोग होते हैं और असैसिनेशंस भी इसी तरीके से करते हैं, और ईरान की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट, उसके अंदर भी इजरायली एजेंट्स हैं, ईरानियंस जो कि who are now traitors who take money and do this because they are opposed to the Iranian regime. तो इस किस्म की चीजें भी हैं। तो अब आगे देखना है कि where will this take us? It's very difficult to predict कि ईरान जो है वो क्या संभाल लेगा इरानियन रेजीम ये सारी चीज को, या आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से स्लिप कर जाएगी। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, टू बी एबल टू लॉन्च मोर मिसाइल्स, मैं समझता हूँ कि बड़ा लिमिटेड ये अटैक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, और हो सकता है कि इजराइल की तरफ से एक और वेव ऑफ बॉम्बिंग्स आ जाए, बट मुझे लगता है कि दैट विल बी ऑल। उसके बाद आई थिंक सीज फायर मे बी अरेंज्ड। लेकिन ऐसे में दो बातें और भी हो रही हैं सेठी साहब, एक तो ये कि ईरानी रहबर आला को भी निशाना बनाया जा सकता है अगले फेज़ में, और ये कि ईरान न्यूक्लियर तजुर्बा भी कर सकता है दुनिया को एक मैसेज देने के लिए। तो इन दोनों में से क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है? और मीनवाइल इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही है कि कुछ अरेस्ट हुई हैं ईरान के अंदर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ मैं आपसे। इसमें कोई शक नहीं है दैट इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट Indian agencies may be involved also. Don't forget, Indian intelligence raw का तो ताल्लुक ईरानियन इंटेलिजेंस के साथ है ना जी, और इसीलिए तो इंडिया ईरान के बॉर्डर से वो कुलभूषण साहब आए थे जी, आए थे ना जी, ईरानी तो पासपोर्ट के साथ आए थे।
ईरानी पासपोर्ट के साथ, और ये चाह बहार वाली सारा ड्रामा जो है, तो रॉ वहां भी तो तल्लकात है ना, तो डबल गेम्स तो होती है इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये है कि ये जो सारा ड्रोन्स का चक्कर है ना, ये वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो बड़े एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जो यूक्रेन के अंदर जो ड्रोन इस्तेमाल किया है वेस्ट ने, उसका स्टाइल वही है ऑपरेशंस का जो कि इंडियन ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है जी, और जो कि अब इजरायली फोर्सेस विद इन ईरान, उन्होंने वहां से जो ड्रोन्स लॉन्च किए हैं अगेंस्ट ईरान डिफेंस सिस्टम, जी, न्यूट्रलाइज करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए, एरोड करने के लिए, दे आर द सेम, इट्स द सेम सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट टू जैम एंड टू क्रिएट अ ब्लैंकेट जैमिंग एफर्ट, ताकि आपके डिफेंसेस कामयाब ना हो। दिस इज व्हाई इंडिया ने पहले ड्रोन्स लॉन्च की थी अगेंस्ट पाकिस्तानी डिफेंसेस, ताकि इंडिया के जब एयरक्राफ्ट आए तो दे कैन गेट अ सेफ पैसेज। इसी तरीके के साथ ईरान के अंदर भी इन्होंने यही किया, उनके डिफेंस, इसीलिए ईरान को समझ नहीं आई उनका हो क्या गया, उनका डिफेंस सिस्टम ही बैठ गया। And similarly in Ukraine, this is exactly the sort of tactics that the West has used or Israel has used. तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर रोशनी पड़ेगी और नजर आएंगी हमें कि ये नेक्सस क्या है, इजराइल, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी एंड सो ऑन। ठीक है, क्लैरिटी वक्त के साथ साथ आएगी। बहरहाल ईरान की जानिब से वार्निंग दे दी गई है फ्रांस को भी और बरतानिया को भी कि आप साथ मत दें इसराइल का, वरना आपके अड्डों को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो ईरान के पास क्या ऐसी सलाहियत है, ये बताएंगे, और भी बहुत से सवाल। शो में साथ देने का शुक्रिया। अब ईरान के अलावा पाकिस्तान भी ज़ेर बहस दुनिया में इसलिए है कि हमने कल एक क्लिप चलाया बेंजामिन नेतन्याहू का, जिसमें वो ईरान के साथ ही पाकिस्तान को गिन रहे हैं कि ये अगला ख़तरा हो सकता है। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में गठजोड़ करार दिया भारत और इसराइल का, और अलर्ट किया मुस्लिम उम्मा को, और ये कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। मुस्लिम दुनिया अगर मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी, और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान तो उसमें सिग्निफिकेंट है। सेठ साहब, ये खतरा वाकई है पाकिस्तान को? देखिए, मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान जी, मगर मेरा मतलब क्या था आज थोड़ी सी वजाहत कर देते हैं। देखिए 2011 में मेरा ख्याल है ये नेतन्याहू ने ये बयान दिया था जो आपने भी सुनाया और आज लोग सुना रहे हैं कि ईरान से खतरा है और पाकिस्तान से खतरा है। ईरान से ये खतरा है कि वहाँ एक इस्लामिक रजीम है, रेडिकल किस्म की इनकलाबी, जो कि शायद नुकसान दे सकती है हम लोगों को। और पाकिस्तान में ऐसे है कि वहाँ अगर इस्लामिक रजीम आ जाती है और उनके पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो फिर हमें खतरा होगा। अभी तो नहीं है मगर आ सकती है। अच्छा, अब क्यों आ सकती है? अब थोड़ा सा याद करें कि ये उस वक्त की बात है जब आपने, याद है आपको कि वो तालिबान हमला कर रहे थे और हमारे यहाँ भी रिपोर्टें आ गई थी कि वो कह रहे हैं कि अटक तक पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद टेक ओवर कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। और इस वक्त जेन्युइनली इंटरनेशनल कम्युनिटी परेशान हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये इस्लामिक रेडिकल्स जो हैं, ये तालिबान जो हैं, ये स्वात में से हट के आगे आ रहे हैं, तो केपी को भी ओवररन कर लेंगे, तो फिर क्या होगा। तो ये बातें शुरू हो गई थी उस वक्त। तो मेरा ख्याल है ये उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जेन्युइनली दुनिया परेशान हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है। बट मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई इस किस्म की चीज नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके बाद तो कोशिश जारी रही है इजराइल की और अमेरिका की कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान को जरा उनका रवैया नरम किया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा नहीं कि हमारे पुराने दोस्त नसीम अशरफ साहब, वो भी एक डेलीगेशन लेके गए हुए थे, और ये नसीम अशरफ साहब वही हैं जो कि एक जमाने में पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं और मुशर्रफ साहब के यार थे और मिनिस्टर भी रहे हैं मुशर्रफ साहब के दौर में। और उस मुशर्रफ साहब के दौर में खुर्शीद कसूरी की और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर की भी एक खुफिया हेलो हाय हो चुकी थी टर्की के अंदर, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, एक्सीडेंटली कहा जाता है, ऐसे ही होता है मुलाकात। इत्तफाकिया, पता नहीं खुर्शीद होते की कर्म गया इत्तफाकिया। अच्छा, एनीवे अच्छा, तो अब बात यह है कि ये बातें तो चलती रहती थी, अमेरिका का बड़ा इंटरेस्ट है, और उस वक्त एज यू नो द सऊदीज आर आल्सो कीन कि यार ये इजराइल का मसला खत्म किया जाए, लेट्स गेट ऑन विद लाइफ।
मगर और ये इसी की तरफ आगे बात बढ़ती रही आहिस्ता आहिस्ता। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, दिस हैज बीन वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। एक जमाना था, मैं खुद सुनता था सर्विंग एंड रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स को, वो कहते थे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है इजराइल के साथ, पैलेस्टाइन इज नॉट आवर प्रॉब्लम, हमारे तो बड़ा नुकसान हो रहा है, इजराइल इतना इंडिया के करीब हो गया है, इंडिया की हेल्प कर रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, वी शुड आल्सो हैव अ रिलेशनशिप विद इजराइल। ये हम उनको क्यों खुली छुट्टी दी हुई है इंडिया को कि वो मोनोपोलाइज कर ले, हमारा क्या प्रॉब्लम है पैलेस्टाइन का। और याद रहे कि ज़ियाउल हक साहब के जमाने में, ज़ियाउल हक साहब वाज देन अ ब्रिगेडियर एंड ही वाज कमांडिंग अ ब्रिगेड, जबकि पीएलओ के खिलाफ ज़ियाउल हक साहब ने अपनी ब्रिगेड इन जॉर्डन को यूज करके और पीएलओ के खिलाफ एक्शन लिया था। तो मतलब है हमारे तो इस किस्म का रोल भी रहा है, वेरी प्रो अमेरिका एंड एंटी इस्लामिक रेडिकल्स। दिस इज बिफोर ज़िया बिकेम आर्मी चीफ। उस वक्त तो ही वाज जस्ट ब्रिगेडियर इन चार्ज ऑफ अ कंटिंजेंट इन जॉर्डन, उसकी डिफेंस के लिए था वो, तो उसने तो पैलेस्टीनियंस को मार के निकाल दिया था। एनीवे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये चीजें चलती रहती हैं इजराइल के बारे में। आजकल सिचुएशन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रीसेंट ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है विद पाकिस्तान एंड इंडिया, इजराइल प्लेड अ वेरी मेजर रोल हेल्पिंग इंडिया, इसलिए सडनली वी वोकन अप टू दिस। मगर जब मौलाना फजल रहमान ये बात करते हैं और कहते हैं कि जी इजराइल इज द एनिमी एंड एटसेट्रा, तो उस वक्त लोग तवज्जो नहीं देते उस चीज को। मगर आपने देखा इमरान खान के ब्रदर इन लॉ, एक्स ब्रदर इन लॉ, किस तरीके से कितने बहुत बड़े हामी हैं ऑफ इजराइल, एंड सारा वक्त वो उनकी सपोर्ट में बात करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनीवे, इमरान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ब्रदर इन लॉ, ऑल्दो वो उनके रिकॉर्ड में शो करता है कि बड़े करीब थे, उनकी इलेक्शन के अंदर भी इमरान खान ने उनकी हमायत की थी यूके के अंदर, एंड सो ऑन। बट एनीवे, दैट्स नॉट रेलेवेंट राइट नाउ, बट आई जस्ट थॉट आईड मेंशन कि हमारी रिलेशनशिप विद इजराइल एंड द जूइश लॉबी हैज बीन, यू नो, ड्यूबियस, अप एंड डाउन। तो खैर आज के सिचुएशन तो ये है कि वी फील द थ्रेट, मगर मैं नहीं समझता कि इजराइल की तरफ से देयर इज एनी रियल थ्रेट। वो थ्रेट उस वक्त आएगी जब आप कोई इस किस्म की हरकत करेंगे जिसके साथ ग्लोबली यू बिकम अ थ्रेट। तो आप तो कभी भी यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ना ही आप एक रेडिकल इस्लामिक रेजीम है, आप तो बड़े प्रैक्टिकल किस्म के लोग हैं। थ्रेट इसराइल से नहीं है, लेकिन इंडिया से तो है, जो हमारी बगल में बैठा है सेठी साहब, वो तो बरकरार है, अपनी जगह पर मौजूद है आज भी। That's true. That's true. And there are so many things अभी भी जो बाकी हैं। ज़ाहिर है सिचुएशन अभी भी इस तरह का ही शिकार है, जंग के बादल अब भी मंडला रहे हैं। जब तक सीज़ फायर नहीं होता या मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान अमेरिका के साथ नहीं बैठता, बातचीत आगे नहीं जाती, तो इसके लिए किरदार कौन अदा कर सकता है, ये एनालिसिस में आपने जाना। अपने सवाल अगर आप जाते जाते ये कह दूं, बी केयरफुल, इंडिया जो है वो अपना टाइम ढूंढ रहा है टू अटैक अगेन। यस, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। और अगर आप व्यूअर्स कोई सवाल पूछना चाहें इसी कॉन्टेक्स्ट में या इसके अलावा भी, तो इस नंबर पर हम तक के लिए इजाज़त है।